हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरा एकेडमी। कल का प्रॉब्लम देखा क्या रे? पहला प्रॉब्लम था जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे कैलकुलेट करने का, अगर एसेट को बीच में बेचा रहेगा तो इसके बारे में कल वर्किंग करके हो गया था। चलो आज थोड़ा सा हायर लेवल का प्रॉब्लम करने का कोशिश करेंगे। कल के प्रॉब्लम में हमको उन्होंने रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं था, अपने को रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के हिसाब से खेलना था। फॉर्मूला मेथड कैसे यूज़ करने का हमने कल पहली बार देखा था, और उसके अंदर हमने देखा था कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन पर एनम। ये अपना कल देख के हो गया था। चलो आज अभी थोड़ा आगे का वर्किंग करने का कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम क्या कहता है देखो, प्रभुणे एंड सन्स कोल्हापुर मेड फर्नीचर फॉर देयर ओन ऑफिस ऑन 1 October 2015। फॉर दिस दे हैड स्पेंट ₹72,000 ऑन मटेरियल्स एंड ₹32,000 ऑन वेजेस। The estimated life of the furniture is to be for 10 years and it is expected scrap value at the end of the life would be ₹24,000. They sold the entire furniture for ₹80,000 on 1 October 2018. They close the books of accounts on 31st March every year. Show the furniture account and depreciation account for the first 4 years. चलो, जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, पूछा क्या है? शो फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years। 4 सालों के लिए अपने को फर्नीचर अकाउंट भी बनाना है जो रियल अकाउंट है, और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है जो नॉमिनल अकाउंट है। किसके बुक्स में बनाने का? प्रभु ने एंड सन्स के बुक में बनाने का, कोल्हापुर के है वो। कौन सा अकाउंट बनाने का? फर्नीचर अकाउंट। कब परचेस किया फर्नीचर? 1 October 2015 को परचेस किया है, लेकिन बाद में बोलते हैं कि दे क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March एवरी ईयर। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट कि एसेट परचेस करने का डेट क्या है? 1 October 2015 एसेट परचेस करने का डेट है। एसेट परचेस करने का डेट है 1 October 2015 and they have told you that the books of accounts are closed on 31st March every year। हर साल 31st मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे। और एसेट परचेस कब किया? 1 October 2015 को परचेस किया है। मतलब 2015 का जो एसेट है, 2015 का जो साल है, उस साल में एसेट साल के फर्स्ट डे को परचेस किया हुआ नहीं है, बल्कि साल के बीच में परचेस किया हुआ है। अगर वो 1 April 2015 को परचेस करते थे तो अपने लिए काम आसान होता था। हम बोलते थे जिस साल में एसेट परचेस किया है उस साल में परचेस का डेट और अकाउंट कमिंस होने का, अकाउंट स्टार्ट होने का डेट दोनों सेम है, तो अपना काम आसान हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने बोल के रखा है कि एसेट ऑल्दो परचेस्ड इन 2015, इट इज़ नॉट परचेज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2015, इट इज़ परचेज ऑन 1 October ऑफ 2015। मतलब पहले साल में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीनों के लिए एसेट अपने पास नहीं था। अगर वो अपने पास था ही नहीं तो हम उसका डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर सकते हैं। फिर 2015-16 ये जो उनका अकाउंटिंग ईयर है, उस साल में एसेट उनके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने के लिए था। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में हमको पूरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, बल्कि अपने को 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, थर्ड ईयर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाद में कभी बेचा है कि हाँ 1 October 2018 को बेचा है, तो पहला साल कौन सा रहेगा रे? पहला साल रहेगा 15-16, दूसरा साल रहेगा 16-17, तीसरा साल रहेगा 17-18, और चौथा साल रहेगा 18-19। उन्होंने अपने को 4 साल के लिए अकाउंट बनाने को बोला है, ये वो 4 साल है। उसमें से फर्स्ट ईयर में क्योंकि एसेट 1 October से आया हुआ है, इसके लिए इट विल बी फॉर 6 months। सेकेंड ईयर में इट विल बी फॉर ऑल 12 months। थर्ड ईयर में अगेन इट विल बी फॉर ऑल 12 months। फोर्थ ईयर में इट इज सोल्ड ऑन 1 October 18। मतलब फोर्थ ईयर में जरा संभल के, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने के लिए एसेट अपने पास रहेगा और 1 October को बेचा जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 1 October तक अपने पास है, यहाँ पे 1 October से अपने पास है, यहाँ पे 1 October तक अपने पास है। तो बोलूँगा यहाँ पे भी 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। तो फर्स्ट ईयर में 6 months का डिप्रिसिएशन, लास्ट ईयर में 6 months का डिप्रिसिएशन, एंड बीच के 2 सालों में फुल 12 months का डिप्रिसिएशन। ये जो 6 months है वो कैसे हैं? 1 April to 1 October है, और लास्ट के 6 months कैसे हैं? ये 1 October to 31st March है, सॉरी फॉर दैट, 1 October to 31st March है। मतलब ये मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं चलो आपके लिए। 1 October 15 to 31st March 16 है। इसका तो प्रॉब्लम नहीं, पूरा 12 महीना है, पूरा 12 महीना है, तो ये पूरा पूरा 16-17 ही रहेगा, और ये पूरा पूरा 17-18 ही रहेगा।
और ये 1 अप्रैल 18 टू 1 अक्टूबर 18, ऐसा 6 मंथ्स रहने वाला है। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। तो उसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ेगा, ये 6 महीने का डिप्रेशन मतलब अपने को यहाँ पे आधा डिप्रेशन कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आधा डिप्रेशन कंसिडर करना पड़ेगा। ये दोनों सालों में डिप्रेशन का अमाउंट एक्जैक्टली सेम रहने वाला है क्योंकि पूरे साल का डिप्रेशिएशन है। लेकिन डिप्रेशिएशन का रेट दिया हुआ नहीं है। क्या क्या दिया है, कॉस्ट दिया है 72,000 रुपीज़ फॉर मटेरियल्स एंड 32,000 रुपीज़ फॉर वेजेस। मैं बोलूँगा कि फर्नीचर का कॉस्ट कितना है, फिर हमने सिर्फ लकड़ी लाया है, लैमिनेट लाया है, फेविकॉल लाया है, कुछ नेल्स वेल्स लाए रहेंगे, वो मटेरियल है अपना। बट सिर्फ इतना ला के रखा तो फर्नीचर नहीं बनेगा, फिर अपने को उसके लिए लेबर को बुलाना पड़ेगा। लेबर को हमने कितना पेमेंट किया है, 32,000, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज इक्वल टू 72,000 प्लस 32,000। और स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी, 24,000 है, और उसकी जिंदगी कितनी है, 10 साल है। तो वर्किंग कैसे होगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो 72,000 प्लस 32,000 को ब्रैकेट किया वो पहले करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी द टोटल कॉस्ट। मटेरियल प्लस लेबर मिला के अपने फर्नीचर का कीमत समझेगा। उसमें से 24,000 को हटा दो, दैट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर, एंड द एंटायर लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years, सो डिवाइडेड बाय 10 years, इट विल बी 1,04,000। सर 1,04,000 कहाँ से आया, अरे मेरे बच्चे 72 प्लस 32 करेगा तो 1,04,000 आता है ना रे बाबा। सो 1,04,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 80,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब डिप्रेशन की अमाउंट आएगी कितनी, 8,000 रुपीज़। तो जब 12 महीने का डिप्रेशन रहेगा तो पूरा 8,000 चार्ज करूंगा, और जब 6 महीने का डिप्रेशन रहेगा तो 4 उसका आधा कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब 4,000 चार्ज करूंगा, क्योंकि एक्जैक्टली आधा है, 12 का आधा मतलब 6, तो इसका मतलब 8,000 का आधा मतलब 4,000। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बेसिक वर्किंग हो गया। अब फटाफट से क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ प्रभु एंड सन्स कोल्हापुर, अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट मैंने अभी चेंज कर दिया, वहाँ पे एलएफ कॉलम नहीं है, बराबर से जेएफ कॉलम है। पहला एंट्री कौन सा होगा, पहला एंट्री कब होगा, दे हैव परचेज द मशीन ऑन फर्स्ट, मशीन नहीं फर्नीचर, ऑन 1 अक्टूबर 2015। तो मुझे कहना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2015 को फर्नीचर इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड वी आर मेकिंग पेमेंट फॉर द सेम। सो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी है आपकी, 1,04,000। कोई कोई लोग बोलेंगे नहीं सर मैं 2 एंट्री करता हूँ, टू फर्नीचर अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 72,000, बाद में फिर से बार टू बैंक अकाउंट 32,000, चलेगा, वैसा किया तो भी चलेगा, कंबाइन किया तो भी चलेगा। टू बैंक अकाउंट 1,04,000। उन्होंने अपने को डेट्स नहीं दिए हैं कि मटेरियल परचेस करने का डेट अलग था और वेजेस पे करने का डेट अलग था, ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसके लिए मैंने कंबाइन किया है। अगर उसके अलग अलग डेट्स दिए रहते थे तो मैं श्योर शॉट उसको कंपल्सरली 2 एंट्री करके दिखाता था। यहाँ पे तो अपने ऊपर है, 1 एंट्री करोगे कि 2 एंट्री करोगे। सो टू बैंक अकाउंट 1,04,000। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैंक के क्रेडिट में, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो वी कैनॉट शो द सेकंड इफेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, अभी साल खत्म होने तक एसेट को यूज करेंगे। साल खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, बराबर 6 महीने लगेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेस किया हुआ है। फिर जैसे ही तुम्हारा साल खत्म हो जाएगा वैसे तुमको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मन करेगा 1,04,000 में से ये 24,000 हटाने के बाद डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, क्या तो आंसर आता है 8,000, मतलब 8,000 रुपए के डिप्रिसिएशन की एंट्री करता हूं, ऐसा मन करेगा। बट अपने मन को संभालो, क्योंकि पहले साल में हमने एसेट को 12 महीने के लिए यूज नहीं किया है, पहले साल में हमने एसेट को सिर्फ 6 महीने के लिए यूज किया है। 6 महीने के लिए यूज किया मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, आधा डिप्रिसिएशन, मतलब 4,000 का डिप्रिसिएशन कंसिडर करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन इज अवर लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एंड एसेट का वैल्यू इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके लिए मैं बोलूंगा फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना है। एंट्री हो गया डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डिप्रिसिएशन के डेबिट में, फर्नीचर के क्रेडिट में। सो फर्नीचर के क्रेडिट में लिखूंगा बाय डिप्रिसिएशन 4,000। उसका सेकंड पे कहाँ पे आएगा, उसका सेकंड पे आएगा डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू फर्नीचर अकाउंट 4,000। डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिखा टू फर्नीचर, फर्नीचर के क्रेडिट में लिखा बाय डिप्रिसिएशन। फिर साल खत्म हो गया, मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले वो डिप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर छुपे हुए डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी। ट्रांसफर एंट्री कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे बड़ा नॉर्मल अकाउंट है, तो उसके डेबिट साइड में सारे के सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जाते हैं। डिप्रिसिएशन इज अवर नॉन कैश एक्सपेंडिचर, वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट जाना चाहिए। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, पीएनएल के डेबिट में, डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में। पीएनएल अकाउंट नहीं बनाया, वी कैन नॉट शो इट, बट डिप्रिसिएशन के क्रेडिट में लिखूंगा 31 मार्च 16 को बाय पीएनएल अकाउंट 4,000। जैसे ही एंट्री कर दूंगा वैसे मेरा डिप्रिसिएशन अकाउंट टैली हो जाएगा, तो मैं बच गया। लेकिन 31 मार्च है, मतलब मुझे भी फर्नीचर अकाउंट भी क्लोज करने की बारी आ गई। फर्नीचर अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड का टोटलिंग ज़्यादा है 1,04,000। अब अपना टोटलिंग खुद कीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 1 लाख। उस बैलेंसिंग फिगर को मैं क्या करूंगा, आगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बोलूंगा, क्योंकि इट इज नॉट टू बी रिटर्न ऑफ, वो फर्नीचर अगले साल यूज करने को होगा, उसको अगले साल के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
तो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1 लाख। अगले साल में 1/4/16 को, अगले साल का फर्स्ट डे 1/4/16 को बोलूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। उसके बाद में फिर साल भर के लिए, सेकेंड ईयर फुल ईयर के लिए मैं एसेट को यूज करूंगा। जैसे ही सेकेंड ईयर खत्म होगा वैसे मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दूंगा। एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अपना नुकसान है, डेप्रिसिएशन अपना नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर का वैल्यू इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू फर्नीचर अकाउंट एंट्री हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन के डेबिट में, फर्नीचर के क्रेडिट में, फर्नीचर के क्रेडिट में लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना ₹8,000। फर्नीचर के क्रेडिट में आ जाएगी अमाउंट बाय डेप्रिसिएशन ₹8,000। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। फिर डेप्रिसिएशन के डेबिट में जाके लिखना पड़ेगा, उधर जाके क्या लिखूंगा, टू फर्नीचर 31 मार्च 17 को अमाउंट कितनी है 8,000। फिर क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, सो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में बाय P&L 8,000, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टैली हो गया। फिर साल खत्म हो गया, इसके लिए एसेट अकाउंट को भी क्लोज करने को आ गया। फर्नीचर अकाउंट का टोटलिंग किया, 1 लाख का टोटलिंग है, 8,000 हटा दिया, बच गया कितना 92,000। उसका नाम रखेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 92,000। फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, वहां पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 92,000। इतना होने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड ईयर जो है वो थर्ड ईयर का भी अपने को क्लोज करना पड़ेगा। थर्ड ईयर को क्लोज करने का मतलब उसका एंट्री फिर से बार कंसिडर करेंगे। थर्ड ईयर में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का एंट्री आएगा 8,000 रुपये का, साल खत्म हो गया है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन के डेबिट में, फर्नीचर के क्रेडिट में, फर्नीचर के क्रेडिट में लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिख दिया टू फर्नीचर 8,000। सर अमाउंट सेम टू सेम क्यों आता है, क्योंकि भैया हमारा मेथड ही है OCM, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हर बार ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। हमारा मेथड ही है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, हमारा मेथड ही है FIM, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके लिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम टू सेम आने वाली है, सो 8,000। फिर क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर करेंगे बाय P&L 8,000 रुपीज़, काम खत्म, तीसरा साल भी खत्म हो गया अपना, ये टैली हो गया। फिर आ गया वापस में फर्नीचर अकाउंट के अंदर, उधर लिख दिया 92,000, उस 92,000 में से 8,000 हटा दिया, बच गया कितना 84,000 का नाम रख दिया बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, कल का ओपनिंग आएगा 1/4/18, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,000। अब मैं एक्चुअली स्पीकिंग चौथे साल के एंड तक आराम से चुप बैठने वाला था और चौथे साल के एंड में डेप्रिसिएशन का एंट्री करने वाला था, बट उन्होंने क्या बोला है, नहीं वैसा नहीं करना है, बल्कि दे हैव टोल्ड यू कि फर्नीचर को हमने 80,000 रुपये में बेच दिया है। और कब बेचा है, हमने उसको 1 अक्टूबर को बेच दिया है, 31 अक्टूबर को नहीं बेचा है, हमने उसको 1 अक्टूबर को बेच दिया है। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 अक्टूबर को पहले डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। नहीं सर, आपने तो हमको सिखाया था कि डेप्रिसिएशन का एंट्री हमेशा साल के एंड में होता है, मतलब 31 मार्च को होता है। अभी तो सिर्फ 1 अक्टूबर आ गया है, तो अभी बीच में क्यों एंट्री करने का। लॉजिक एकदम सिंपल है कि एसेट जा रहा है, तो मैंने आपको रूल क्या सिखाया है, जाने के पहले इधर का हिसाब चुकता करके जाना पड़ेगा। इसका मतलब अभी तुमको 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन का वर्किंग करना पड़ेगा। सो 1 अक्टूबर 18 को लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन, अमाउंट कितनी है 4,000। सर अभी कैसे 4,000 आ गई, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो डेप्रिसिएशन तो सेम टू सेम आना चाहिए 8,000, अभी कैसे 4,000 हो गया। 8,000 तब होता था अगर पूरे साल भर के लिए यूज करते थे, तो अभी पूरे साल भर के लिए यूज नहीं किया है, इसको हमने 6 महीने के लिए यूज किया है, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं किया क्योंकि 1 अक्टूबर को बेच दिया है, तो 6 महीने के लिए एसेट को यूज किया था। इसके लिए पूरे साल का डिप्रिसिएशन नहीं है, आधे साल का डिप्रिसिएशन है, तो 4,000 ले लिया, बाय डिप्रिसिएशन लिख दिया। फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट में इधर आके लिखूंगा 1 अक्टूबर 18 को टू फर्नीचर अकाउंट 4,000 रुपीज, काम खत्म। लेकिन अभी उस डेप्रिसिएशन को इमीडिएटली P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करने का, क्योंकि P&L अकाउंट बनता कब है, साल के एंड में बनता है, P&L अकाउंट बीच में नहीं बनता है। एसेट बीच में बेचना अलाउड है, उसको बेचने के वक्त प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो सब तभी बीच में कंसिडर करना अलाउड है, बट उसका जो भी कुछ ट्रांसफर का एंट्री है वो ट्रांसफर का एंट्री साल के एंड में होना चाहिए, मतलब 31 मार्च को होना चाहिए। इसके लिए 1 अक्टूबर को डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया मैंने 4,000 रुपये का, तो अभी 1 अक्टूबर को P&L अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया, वो बाद में आराम से ट्रांसफर करूंगा। फिर वापस आ जाऊंगा अपने अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया 1 अक्टूबर को बाय डिप्रिसिएशन ₹4,000। फिर पूछूंगा कितने में बेचा फर्नीचर को, तो उन्होंने बोल के रखा इट इज सोल्ड एट ₹80,000। दे हैव क्लियरली टोल्ड दैट इट इज सोल्ड एट ₹80,000। बहुत ही अच्छी बात है भाई, अगर आपने 80,000 को बेच दिया है तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा, फर्नीचर इज गोइंग आउट, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बैंक के डेबिट में, फर्नीचर के क्रेडिट में। बैंक के डेबिट में नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया, फर्नीचर के क्रेडिट में दिखा सकता हूँ, तो फर्नीचर के क्रेडिट में लिख दिया बाय बैंक, अमाउंट कितनी हो गई 80,000।
काम खत्म, पैसा हजम। बाय बैंक अमाउंट कितना हो गया? 80,000। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकाउंट को टैली करने का कोशिश करता हूँ। 84,000 का एसेट था, उसमें से 4,000 का डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके हो गया था, तो हमारे हिसाब से उस एसेट का WDV रिटर्न डाउन वैल्यू आज तक बचा हुआ वैल्यू 80,000 था, और उसको बेच के मिला भी कितना? बराबर से 80,000 ही मिला। तो 80,000 की चीज चली गई है, जाते जाते हमको 80,000 देते गई है, 80,000 के बदले में 80,000 ही मिला है, तो दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मतलब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये अकाउंट यहीं पे टैली हो गया, काम खत्म। इसको प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, सुख हुआ कि दुख हुआ, वो देखने की जरूरत नहीं है। अकाउंट टैली हो चुका है, काम खत्म। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा राजा 1 अक्टूबर है, अभी रुक जरा, 31 मार्च तक रुकना पड़ेगा, और 31 मार्च जैसे ही आएगा वैसे उस डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर दूंगा, उसको ट्रांसफर करूंगा PNL अकाउंट में। सो बाय PNL ₹4,000। तो मैंने आपको अभी इस प्रॉब्लम में क्या क्या सिखाया? एसेट परचेस करने की डेट जो है उसकी तरफ ध्यान देना है। देयर इज नो कंपल्शन दैट एसेट परचेस करने की डेट और अकाउंट चालू होने की डेट सेम रहेगी, तो शायद पहले साल में तुम्हारा डिप्रिसिएशन पूरे साल भर का नहीं आएगा, बल्कि कम पीरियड का आएगा। सिमिलरली एसेट सेल करने की डेट जो है वो भी बराबर लास्ट डे को रहेगी, इसका भी गारंटी नहीं है, वो बीच में आ सकती है, तो उस साल का भी डिप्रिसिएशन तुम्हारा हमेशा के मुकाबले कम आ सकता है। ये पहला पॉइंट सिखाया। डेट्स कैसे कंप्यूट करने का वो सिखाया। फिर 12 महीने का डिप्रिसिएशन इतना, 6 महीने का कितना, एक छोटा कैलकुलेशन करने को सिखाया। और उसके बाद में हर अकाउंट में हम लोग किस तरह से एंट्री करते हैं, पोस्टिंग कैसे होता है, कौन से डेट को पोस्टिंग होता है, वो सब सिखाया। सबसे लास्ट का पॉइंट क्या सिखाया मैंने आप लोगों को कि डिप्रिसिएशन अगर सपोज जिस साल में बेचा है उस साल में बेचने के पहले डिप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, जाने के पहले हिसाब चुकता करके जाना ही पड़ता है, लेकिन वो डिप्रिसिएशन इमीडिएटली PNL अकाउंट को नहीं जाता है, साल खत्म होने के बाद लास्ट डे को ही PNL अकाउंट को जाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे आज का प्रॉब्लम खत्म होता है। कल का प्रॉब्लम जरा ज़्यादा हेक्टिक है, आई वॉन्ट फुल कॉन्सेंट्रेशन। उसके पहले आज का प्रॉब्लम ठीक से देख लीजिएगा। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।